दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो समुद्र को खाली करने का सपना देखता है, जो अरबों लीटर समुद्री पानी को खींचकर हजारों किलोमीटर दूर अपने रेगिस्तानी शहरों तक पहुंचाने के लिए एक विशाल और अभूतपूर्व मेगा प्रोजेक्ट शुरू करता है। एक ऐसा सपना जिसे सुनते ही लगता है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट है, लेकिन ये सपना नहीं है, हकीकत है। और ये हकीकत है ईरान की। एक ऐसा देश जो पानी की त्रासदी से इतना टूट चुका है कि उसने समुद्र को भी पीने की कोशिश कर डाली। और जब इस अद्भुत प्रोजेक्ट के परिणाम 4 वर्षों बाद सामने आए, तो वैज्ञानिकों से लेकर पर्यावरणविदों तक सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जो हुआ वो 2 ध्रुवों पर बंटा था। एक तरफ मानवता की अद्भुत जीत और दूसरी तरफ प्रकृति पर बेहद खतरनाक हमला। इस कहानी की शुरुआत होती है उस सवाल से जिसने इस पूरे प्रयोग की नींव रखी। आखिर ईरान को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण था जल संकट, और ऐसा संकट जिसकी गहराई किसी भी नक्शे या रिपोर्ट में दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान, जो कभी अपने बहते झीलों और नदियों के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे मरुस्थल में तब्दील हो चुका है जहां जल की एक एक बूंद के लिए संघर्ष है। साल दर साल सूखा, जल प्रबंधन की विफलता, भूमिगत जल का ह्रास और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर इस देश को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां करोड़ों की आबादी और बढ़ते उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति असंभव सी हो गई। उर्मिया झील, जो कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी, 90% तक सूख चुकी है। नदियां नालों में बदल गईं और भूजल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में ईरान के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए और देश को धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलते देखा जाए, या फिर तकनीक की सहायता से समुद्र को पीने योग्य जल में बदलने की राह पर चला जाए। और ईरान ने दूसरा रास्ता चुना, और यहीं से शुरू होता है उस महायोजना का सफर जिसे आज उसके इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है। ईरान का डिसैलिनेशन मेगा प्लान, यानी खारे समुद्री पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलना और उसे हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तानी शहरों तक पहुंचाना। इस योजना के तहत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे विशालकाय प्लांट्स स्थापित किए गए, जो हर दिन लाखों लीटर समुद्री पानी को शुद्ध कर मीठा बनाते हैं। लेकिन यही पर्याप्त नहीं था। इस जल को देश के मध्य भागों तक पहुंचाने के लिए पहाड़ों और रेगिस्तानों के आर पार हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। यह कार्य इतना बड़ा था कि इंजीनियरिंग के इतिहास में इसे एक चमत्कार कहा जा सकता है। समुद्र से पानी उठाना, उसे साफ करना और फिर रेगिस्तान, घाटियां और पहाड़ लांघते हुए एक एक बूंद को उन शहरों तक पहुंचाना जहां लोग वर्षों से प्यासे थे। इस योजना की शुरुआत होते ही निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा और लगभग 4 से 5 वर्षों में इसके परिणाम दिखाई देने लगे। और वे परिणाम चौंकाने वाले थे, 2 विपरीत दिशाओं में। पहला चौंकाव सकारात्मक था, क्योंकि ईरान ने वास्तव में वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जाता था। वर्षों से जल संकट झेल रहे शहरों में पानी बहने लगा, उद्योगों को नया जीवन मिला और आर्थिक गतिविधियां फिर से सक्रिय हो गईं। यह तकनीक और मानवीय इच्छा शक्ति की जीत थी। लेकिन दूसरी दिशा में परिणाम बहुत भयावह था। एक ऐसा पर्यावरणीय संकट जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि जब समुद्र के खारे पानी को मीठा किया जाता है तो उसमें से निकाला गया नमक और बचा हुआ बेहद गर्म और अधिक खारा पानी समुद्र में वापस फेंका जाता है, जिसे ब्राइन कहा जाता है। जब प्रतिदिन लाखों लीटर ब्राइन फारस की खाड़ी में डाला जाने लगा तो वहां का पारिस्थितिक संतुलन बुरी तरह से बिगड़ने लगा। फारस की खाड़ी एक अर्धबंद जल क्षेत्र है, मतलब वहां पानी का आदान प्रदान बड़े महासागरों की तरह तेज नहीं होता। इस कारण से खारे और गर्म ब्राइन का प्रभाव वहां लंबे समय तक बना रहता है। नतीजतन समुद्र का जल और भी अधिक खारा और गर्म होता गया, जिससे प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों पर विनाशकारी असर पड़ा। लाखों साल से विकसित हुए उस पारिस्थितिकी तंत्र को इंसानी लालच और तकनीक की अतिशयोक्ति ने कुछ ही वर्षों में तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं रहती, बल्कि यह कहानी भारत समेत पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी बन जाती है, क्योंकि भारत भी अब धीरे धीरे उसी राह पर बढ़ रहा है। हमारे देश के शहर जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली पहले ही डे 0 जैसे खतरों का सामना कर चुके हैं, यानी वो दिन जब नल में एक बूंद पानी नहीं आता। और इसी संकट से निपटने के लिए भारत ने भी डिसैलिनेशन की राह चुनी है। चेन्नई में पहले ही बड़े स्तर पर ऐसे प्लांट काम कर रहे हैं और मुंबई जैसे महानगरों में भी ऐसे मेगा प्लांट्स की योजना बन चुकी है।
लेकिन ईरान की कहानी हमें एक आईना दिखाती है कि अगर हमने भी बिना सोच विचार के समुद्री जल को मीठा करने की प्रक्रिया अपनाई और ब्राइन को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का हाल भी फारस की खाड़ी जैसा हो जाएगा। भारत की समुद्री जैव विविधता, मछुआरों की आजीविका, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीकों में निवेश करे, यानी ब्राइन को समुद्र में फेंकने के बजाय उससे खनिज तत्वों को अलग कर पुनः उपयोग में लाया जाए। यह तकनीक महंगी है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यही एकमात्र सही समाधान है। सवाल यह है, क्या हम समय रहते चेत पाएंगे? क्या हम तकनीक का सही उपयोग करना सीखेंगे? क्या हम पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बना पाएंगे, या हम भी उसी रास्ते पर बढ़ेंगे जो आज फारस की खाड़ी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? ये सवाल सिर्फ नीति निर्माताओं या इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है, क्योंकि अगर समुद्र मरता है तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, प्लानिंग के साथ और पर्यावरण को ध्यान में रखकर। और सबसे जरूरी, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि हर गलती दोहराने के लिए नहीं होती, कुछ गलतियां केवल चेतावनी होती हैं। और ईरान की कहानी एक ऐसी ही चेतावनी है जो हमें आज समझ लेनी चाहिए, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी ईरान की उस महापरियोजना की पूरी कहानी जिसने इंसान की प्यास बुझाने के लिए समुद्र को चुनौती दे दी। एक तरफ तकनीक की अद्भुत सफलता और दूसरी तरफ प्रकृति की कराहती आवाज। ये दो तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या विकास का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना है, या फिर समझदारी से रुक जाना भी जरूरी है। अब बारी है आपके विचारों की। कमेंट करके बताइए, क्या भारत को बड़े स्तर पर समुद्री जल को मीठा करने वाली तकनीक अपनानी चाहिए, या हमें पर्यावरण को बचाने वाले विकल्प तलाशने चाहिए? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अनोखे और विचारोत्तेजक विषयों के लिए हमारे चैनल डिफरेंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।